गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में क्लॉज ए कवर कर लिया था, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। अब करेंगे बेटा क्लॉज बी। छोटा सा क्लॉज है, ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा। देखो, द इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं बेटा क्लॉज बी के असेंशियल एलिमेंट्स लिखूं तो देखो कौन कौन से बनते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, एसेंशियल एलिमेंट्स। बेटा क्लॉज बी के कर रहे हैं। अब बेटा क्लॉज बी में अगर हम बात करें ना, कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स बनते हैं, तो बेटा पहला तो बनता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बेटा आप सुनना मेरी बात। बेटा एक बात नोटिस करो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी साफ साफ कहता है इंपोर्ट किया है आपने। इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में आपने इंपोर्ट किया है। गुड्स का नहीं बेटा, आपने इंपोर्ट किया है सर्विस का। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी स्पेसिफिकली रिलेट्स टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब इंडिया के बाहर से मैंने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी। अच्छा बेटा, फिर से कंसिडरेशन होना जरूरी है। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना बेटा जरूरी है। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन। तो ये एक कॉमन पॉइंट है ना क्लॉज ए में और क्लॉज बी में, कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब ये देखना बेटा, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा बिटवीन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। इसने कहा है वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सप्लाई माना जाएगा। चाहे वो बेटा किसके लिए हो, बिजनेस के लिए हो तो वो सप्लाई है ही है। अगर वो बिजनेस के लिए नहीं है ना, पर्सनल पर्पस के लिए है, तो भी बेटा उसे सप्लाई माना जाएगा एज पर क्लॉज बी, प्रोवाइडेड कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बेटा तीन असेंशियल एलिमेंट्स हैं क्लॉज बी के। पहला, आपने इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करी, पहला। दूसरा, फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है। तीसरा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सर्विस बिजनेस के लिए ली या आपने सर्विस अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करवाई ना फॉर अ कंसिडरेशन, अब चाहे बिजनेस के लिए करवाई चाहे पर्सनल पर्पस के लिए करवाई, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सप्लाई माना जाएगा एज पर क्लॉज बी। और उस पर बेटा क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके बेटा एग्जांपल्स देता हूं। कॉपी करो पहले, फिर एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें खास कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में। देखो
एग्जाम्पल, ये बेटा मिस्टर ए है, ठीक है। ये बच्चे यूएस में ना, यूएस में एक बेटा आर्किटेक्ट है। मिस्टर ए जो है वो यूएस में बेटा एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। और मिस्टर बी, बेटा मिस्टर बी इंडिया का रहने वाला है। और बेटा इसे ना, मिस्टर बी को अपने लिए एक हाउस, पर्सनल हाउस बेटा रहने के लिए, मिस्टर ए को अपने लिए एक रेजिडेंशियल हाउस डिजाइन करवाना है बेटा। मिस्टर ए को अपने मिस्टर बी को अपने लिए रहने के लिए बेटा एक घर बनवाना है, डिजाइन करवाना है। तो अब सुनो, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से आर्किटेक्ट की सर्विसेज क्या करी, इंपोर्ट। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से आर्किटेक्ट की सर्विस क्या करी, इंपोर्ट। दोनों के बीच में बचे कंसिडरेशन, तय हो गया। $5,000 का कंसिडरेशन तय हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा एज पर क्लॉज बी? तो बेटा कंडीशंस को सेटिस्फाई करो। पहला बताओ, सर्विस इंपोर्ट करी है, फॉर अ कंसिडरेशन करी है। और बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो सर्विस क्यों इंपोर्ट करी है, बिजनेस के मुतल्लिक करी है या पर्सनल पर्पस के लिए करी है। तो यहां पर बेटा अगर वैसे बात करूं मैं, तो यहां पर सर्विस आपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करी थी, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन। तो बेटा इसे क्या मान लिया जाएगा, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर क्लॉज बी। और बेटा इस पे क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा बेटा, इस पे बच्चे जीएसटी आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो ऑल्दो आपने सर्विस इंपोर्ट करी है पर्सनल पर्पस के लिए, फिर भी इसे बेटा सप्लाई माना जाएगा इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज बी। और क्या आ जाएगा बेटा, इस पे जीएसटी आ जाएगा। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल आपको और देता हूं। हो गया बेटा, समझ आया? आ जाओ एक और एग्जांपल। देखो बेटा, ये बेटा मिस्टर ए है और ये एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड है ये बेटा इंडिया में सिचुएटेड है और मिस्टर ए यूएस में सिचुएटेड है। आपको पता है बेटा ये जो एक्स लिमिटेड है इसका बिजनेस क्या है बेटा? ये एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटा। ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब सुनो बेटा, एक्स लिमिटेड ने क्या करा, मिस्टर ए से इंपोर्ट करी सर्विस। पता है कौन सी सर्विस बेटा इंपोर्ट करी है? डिजाइनिंग सर्विस, कार के डिजाइन की सर्विस मिस्टर ए से एक्स लिमिटेड ने क्या करी बेटा, इंपोर्ट करी, कार डिजाइनिंग सर्विस। तो एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए से कार डिजाइनिंग सर्विस क्या करी, इंपोर्ट, जिसके लिए मिस्टर ए एक्स लिमिटेड से बेटा कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है $10,000। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या इसे सप्लाई माना जाएगा?
अपने आप बताओ बेटा। तो बच्चे सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है, फॉर अ कंसिडरेशन हो रहा है, और बिजनेस के लिए हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो बेटा इसे तो सप्लाई माना जाएगा, इसे माना जाएगा सप्लाई। क्यों? बिजनेस से रिलेटेड है। इनफैक्ट बेटा क्लॉज बी के हिसाब से बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो उसे सप्लाई माना जाता है, और इस ट्रांजैक्शन पे बचे क्या आ जाता है? जीएसटी आ जाता है बेटा। इस ट्रांजैक्शन पे आपका क्या आ जाता है बेटा? जीएसटी आ जाता है। तो याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सर्विस किस पर्पस के लिए इंपोर्ट करवाई, बिजनेस के लिए या पर्सनल के लिए। अगर कंसिडरेशन चार्ज किया गया है तो बेटा उस कंसिडरेशन पे जीएसटी आएगा। पर्पस इज इररिलेवेंट। कॉपी कर लो बेटा, आपका क्लॉज बी हो गया। फिर हम एक इंपॉर्टेंट क्लॉज शुरू करते हैं, क्लॉज सी। कॉपी करो बेटा। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ मेरे साथ क्लॉज सी पे। देखो बेटा क्या है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और, ये अग्रीड होगा बेटा, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। उसने कहा एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। मैं आपको समझाता हूं बेटा। हेडिंग लिखोगे बेटा मेरे साथ, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। बेटा पता है क्या, सुनो सुनो ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ना बेटा एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1। ठीक है बेटा, इस शेड्यूल 1 में ना, इस शेड्यूल 1 में हमारे पास 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। हमारे पास इस शेड्यूल में बेटा 4 एक्टिविटी स्पेसिफाइड है। कितनी स्पेसिफाइड है? 4 एक्टिविटी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। ठीक है बेटा, इन चारों एक्टिविटीज की पता है खासियत क्या है? इन चारों में देयर इज नो कंसिडरेशन बेटा। इन चारों एक्टिविटीज में देयर इज नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है इन चारों एक्टिविटीज में। ठीक है, इन चारों एक्टिविटीज में बेटा देयर इज नो कंसिडरेशन। याद रखना, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इन चारों एक्टिविटीज को बेटा सप्लाई माना जाएगा, और उस पे क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी आ जाएगा। मानता हूं मैं कंसिडरेशन नहीं है इन चारों एक्टिविटीज में, लेकिन माना जाएगा कि ये क्या है? सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का केस है बेटा, ये माना जा रहा है डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 1 इज डीम्ड सप्लाई का। ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी माना जाएगा उसे सप्लाई, और क्या आ जाएगा उस पे? जीएसटी आ जाएगा बेटा। लो बेटा कॉपी करो। अब वो 4 एक्टिविटीज कौन सी हैं वो हमें बेटा डिस्कस करनी है। तो बेटा क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी में बेटा डिफरेंस थोड़ा नोटिस कर रहे हो? ए और बी में, ए और बी में कंसिडरेशन का होना जरूरी था बेटा, तभी उसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन क्लॉज सी में ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर बेटा जीएसटी आएगा। अब कौन सी हैं वो 4 शर्तें, एक्टिविटीज, वो हमें बेटे समझनी है।
पहले कॉपी करो फिर मैं आपको समझाता हूं। कर लिया? कॉपी कर लो बेटा। चलो आओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, इधर आओ, ध्यान से सुननी है मेरी बात बेटे, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं आपसे। ये देखो बेटा, बच्चे, क्लॉज सी, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, और इसका शेड्यूल है बेटा शेड्यूल 1। कितनी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं शेड्यूल 1 में? 4 एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल बेटा 4 एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं शेड्यूल 1 में। इन चारों को सप्लाई माना जाएगा ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन। बेटा डीम्ड सप्लाई का केस है ये, माना जा रहा है इसे सप्लाई ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई। ठीक है बेटा, अब क्या है वो चारों एक्टिविटीज, आओ बेटा डिस्कस करते हैं। पहला है, ध्यान से सुनना, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर ITC has been availed on such assets। आओ मेरे साथ साथ समझना शुरू करते हैं बेटा। पहली एक्टिविटी कौन सी है? पहले बेटा जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ना पहली एक्टिविटी के, वो देखो। अच्छा, क्या एसेंशियल एलिमेंट है बेटा? पहला, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देयर मस्ट बी ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ, किसका बेटा? अभी पहले लिख लो फिर समझते हैं एक एक पॉइंट। देयर मस्ट बी ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, और ये ट्रांसफर और डिस्पोजल बेटा परमानेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी परमानेंट, टेम्पररी ट्रांसफर नहीं, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए बेटा। ठीक है, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन availed on such assets। Input tax credit has been availed on such assets। ठीक है बेटा, कॉपी करो फिर समझना शुरू करते हैं। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। पहली बात उन्होंने क्या कही, ट्रांसफर होना चाहिए या डिस्पोजल होना चाहिए, इस पे मैं बाद में आता हूं थोड़ा सा। किसका बेटा? बिजनेस के असेट्स का ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए, बिजनेस के असेट्स का। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस असेट्स? बेटा अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बिजनेस में असेट्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कौन से असेट्स हैं? बैलेंस शीट से बेटा। तो जो असेट आपकी बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं वो आपके क्या हैं बेटा? बिजनेस असेट्स हैं। तो बिजनेस असेट्स कौन से होते हैं? असेट्स अपेयरिंग इन बैलेंस शीट। तो जो असेट्स आपकी बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं वो असेट्स आपके क्या हैं बेटा? वो असेट्स आपके बिजनेस असेट्स हैं। तो जो असेट्स आपकी बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं वो असेट्स आपके बिजनेस असेट्स हैं। एनी असेट appearing in the balance sheet of the company are its business asset। जैसे प्राइम एग्जांपल इसका बेटा स्टॉक। स्टॉक आपका क्या होता है बेटा? बिजनेस असेट ना, बैलेंस शीट में क्या करता है? अपेयर। तो स्टॉक इज योर बिजनेस असेट। ठीक है,
कॉपी करते रहना बेटा ये बातें साथ साथ। अच्छा अब सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। फिर उसने कहा ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट बेटा, परमानेंट। टेम्पररी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, टेम्पररी डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए। अच्छा बेटा एक बात मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। उन्होंने वर्ड क्या यूज करा बेटा? ट्रांसफर। ठीक है, वर्ड क्या यूज किया बेटा? डिस्पोजल। अच्छा हमने क्लॉज ए में ट्रांसफर का मीनिंग देखा था और मैंने आपको कहा था बेटा ट्रांसफर में, ट्रांसफर किस चीज का होता है बेटा? पोजेशन का ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। और जब पोजेशन का ट्रांसफर होता है ना, इट कैन नेवर बी परमानेंट बेटा, वो टेम्पररी होता है। तो थोड़ा सा बेटा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहां पर। एक तो उन्होंने वर्ड यूज करा ट्रांसफर, ट्रांसफर में ट्रांसफर होता है पोजेशन का, और पोजेशन कभी भी बेटा परमानेंट नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज टेम्पररी। और दूसरी तरफ वो वर्ड यूज कर रहा है ट्रांसफर मस्ट बी परमानेंट। अब सुनो, क्योंकि बेटा उसने कहा है ट्रांसफर, ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए, तो बेटा उससे मतलब मेरा ये आता है कि ट्रांसफर पोजेशन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोजेशन कैन नेवर बी परमानेंट। ट्रांसफर किसका होना चाहिए? ओनरशिप का बेटा। तो ऑल्दो उन्होंने वर्ड ट्रांसफर यूज किया है, लेकिन आगे उन्होंने कह दिया ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए, और परमानेंट ट्रांसफर कभी भी पोजेशन का नहीं हो सकता। तो यहां से मतलब मेरा क्या निकल के आता है? उनका कहने का मतलब है ट्रांसफर ओनरशिप का होना चाहिए, तभी तो परमानेंट होगा ना बेटा। अगर मैं अपनी कोई चीज आपको ट्रांसफर कर दूं, उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूं, तो दैट इज परमानेंट। लेकिन अगर मैं आपको किसी चीज का सिर्फ पोजेशन दूं, दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्पररी। तो क्योंकि उन्होंने वर्ड परमानेंट यूज किया है, दैट मींस दे आर रेफरिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो याद रखना बेटा, ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए, डिस्पोजल परमानेंट होना चाहिए, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि पोजेशन का। समझ आया? थर्ड पॉइंट बेटा अभी छोड़ो, अभी पहले एग्जांपल लिखो एक, आपको समझाता हूं बेटा। यहां देखना ध्यान से जो मैं कहूंगा। एग्जांपल, बेटा ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ये कंसर्न है ए लिमिटेड। इनका बेसिकली बेटा काम पता है क्या है? ये लोग लैपटॉप्स में डील करते हैं। ये लोग बेटा किस में डील करते हैं? लैपटॉप्स परचेज सेल में डील करते हैं ये लोग। दे डील इन परचेज एंड सेल ऑफ लैपटॉप्स। ठीक है, ध्यान से। अब बेटा हुआ क्या, ए लिमिटेड ने ना इस साल, ए लिमिटेड ने इस साल कुछ लैपटॉप्स बेटा परचेज करे हैं। ए लिमिटेड ने इस साल कुछ लैपटॉप्स परचेज करे हैं। ठीक है, कितने लैपटॉप्स बेटा? 5 लैपटॉप इन्होंने परचेज करे, 5 लैपटॉप्स बेटा। 5 लैपटॉप्स इन्होंने क्या करे हैं? परचेज। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, ठीक है। अच्छा, जो बिल मिला था इन्हें, बिल में लिखा हुआ है बेटा प्राइस लैपटॉप का। सपोज एक लैपटॉप बेटा 30,000 रुपए का, 30,000 का, तो 5 लैपटॉप 1.5 लाख रुपए के 5 लैपटॉप हो गए प्लस। अब क्योंकि ये इंट्रा स्टेट परचेज थी, तो सीजीएसटी पे करा से 9% का 13,500, और एसजीएसटी पे करा 9% का 13,500। मतलब बेटा हमें ये लैपटॉप टोटल पड़े 1,77,000 के 5 लैपटॉप्स।
बात समझ आई? ये हमने क्या करे हैं इस साल परचेज, लिखो बेटा, हमने इस साल 5 लैपटॉप्स परचेज करे हैं बेटा, 1,77,000 इंक्लूडिंग जीएसटी के। अब सुनो, अब ये लैपटॉप बेटा ए लिमिटेड के स्टॉक में आ गए, ये लैपटॉप ए लिमिटेड के किस में आ गए बेटा, स्टॉक में। तो ए लिमिटेड के स्टॉक में कितने लैपटॉप स्टैंड कर रहे हैं, 5 लैपटॉप्स क्या कर रहे हैं, स्टैंड। और आपको पता है स्टॉक इज अ बिजनेस एसेट, ध्यान से सुनना बेटा, स्टॉक इज अ बिजनेस एसेट, ठीक है। ये 5 लैपटॉप किस में आ गए, स्टॉक में। अब बेटा हुआ क्या, अब ए लिमिटेड ने ना इन लैपटॉप्स का क्या करा, ध्यान से बेटा, बेटा ए लिमिटेड ने क्या करा, इनमें से 3 लैपटॉप्स की तो बेटा सेल कर दी। कितने लैपटॉप्स की बेटा, 3 लैपटॉप की तो सेल कर दी ए लिमिटेड ने, ठीक है। अच्छा, सेल की तो बिल भी दिया होगा कस्टमर को, तो उसने 3 लैपटॉप्स का प्राइस लिखा, कॉपी करते जाओ बेटा साथ साथ। उसने ये 3 लैपटॉप बेचे, से फॉर एग्जाम्पल 1,60,000 रुपए के, 3 लैपटॉप 1,60,000 रुपए के बेचे। अच्छा, इंट्रास्टेट थी तो क्या चार्ज करा, सीजीएसटी 9% का, तो 1,60,000 पे 9%, 14,400 का सीजीएसटी, 14,400 का एसजीएसटी, ठीक है। तो 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, 1,88,800। तो उसने 3 लैपटॉप तो बेटा मार्केट में कर दिए सेल, 1,88,800 के 3 लैपटॉप उसने बेच दिए मार्केट में, 1,88,800 के। समझ आया? बचे बेटा स्टॉक में कितने, 2 लैपटॉप बेटा स्टॉक में बच गए, है ना, 5 थे 3 बिक गए। अब उसने क्या करा, एक लैपटॉप उसने बेटा अपने बेटे को दे दिया। आजकल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो उसके बेटे को एक लैपटॉप की जरूरत थी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए, तो उसने एक लैपटॉप अपने बेटे को दे दिया, ठीक है। तो यहां पर लिखना, एक लैपटॉप उसने अपने सन को दे दिया, एक लैपटॉप। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा थोड़ी ना लिया होगा बेटे से, नो कंसिडरेशन। बात समझ आई? अब बचा कितना लैपटॉप बेटा, एक लैपटॉप बचा। और जो एक लैपटॉप बचा था ना बेटा, उसने क्या करा, उसने ऑर्फनेज में वो लैपटॉप बेटा कर दिया डोनेट। एक लैपटॉप उसने डोनेट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, फिर से डोनेट किया है ना, बेचा थोड़ी ना है, तो नो कंसिडरेशन। तो फिर से उसने कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा। बताओ समझ आई बात? कॉपी करो बेटा, फिर समझना शुरू करते हैं। तो 3 बेच दिए, एक सन को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक डोनेट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं बोलूंगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अब सुनो, ध्यान से सुननी है बेटा बात जो मैं कहूंगा। चलो यहां पर देखो, पहले यहां पर देखो, पहले इनकी बात कर लें जरा, इन 3 लैपटॉप्स की, इन 3 की बात कर लो। मुझे बताओ, आपने कस्टमर से कितना पैसा लिया, 1,88,800 लिया, उसमें से 1,60,000 रुपए तो आप अपनी जेब में रखोगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए 28,800 आप जमा कराओगे गवर्नमेंट के पास। अच्छा बताओ, कौन सी गवर्नमेंट के पास जमा कराऊंगा बेटा,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 14,400 रुपए लेके गया। क्या कहा बताओ गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा तुझे 14,400 देने की जरूरत नहीं है, तेरा दिया हुआ 13,500 रुपए हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो कितना और दे दे? 900 रुपए और दे दे। मैंने निकाला जेब से 900 रुपए दे दिया सेंट्रल को। अच्छा, स्टेट के पास भी गया 14,400 लेके। स्टेट ने कहा तेरा दिया हुआ 13,500 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, तू भी 900 रुपए हमें और दे दे। तो मैंने 900 रुपए दे दिया स्टेट को। कॉपी करो बेटा। इसका मतलब बेटा सुनो ध्यान से, जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। इसका मतलब बच्चे आपने फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है। फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। मैंने इनपुट टैक्स का पूरा क्रेडिट ले लिया ना। ये देखो 13,500 के सीजीएसटी का, 13,500 के एसजीएसटी का, मैंने पूरे इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्या कर लिया? अवेल कर लिया। फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। कॉपी करो, फिर मैं जरा काम की बात पे आ जाता हूं। हो गया बेटा कॉपी? चलो अब ध्यान से जो मैं बोलूंगा वो सुनना। ध्यान से बेटा, ये देखना बेटा, मेरी बात जो मैं बोलूंगा वो सुनना। बेटा एक बात बताओ, इन 3 लैपटॉप्स का डिस्कशन तो मैंने कर लिया ना बेटा। हमारा डिस्कशन इन 2 लैपटॉप्स के बारे में है। अब सुनना क्या डिस्कशन है। ऊपर आओ, असेंशियल एलिमेंट्स देखो बेटा, असेंशियल एलिमेंट्स। उन 2 लैपटॉप्स का बताना, उन 2 लैपटॉप्स का। पहले मुझे बताओ, वो दोनों लैपटॉप आपके बिजनेस के असेट्स थे या नहीं? बिल्कुल। आपका बिजनेस ही लैपटॉप का है, मतलब वो लैपटॉप आपका स्टॉक है। स्टॉक इज अ बिजनेस असेट। तो पहली बात, वो दोनों लैपटॉप आपके बिजनेस असेट्स थे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आपने उन लैपटॉप्स का ट्रांसफर किया या आपने उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया, और वो ट्रांसफर और डिस्पोजल बेटा परमानेंट किया है। मतलब सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर नहीं करा है, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, दूसरी शर्त भी सेटिस्फाइड। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनना, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। मैं आपसे बस एक बात पूछूंगा बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे एक बात बता दो, इन 2 लैपटॉप्स का, इन 2 लैपटॉप्स का आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो या नहीं? बताओ बेटा। इन 2 लैपटॉप्स का, इन 2 लैपटॉप्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैं सिर्फ इन 2 लैपटॉप्स की बात कर रहा हूं, इन 2 लैपटॉप्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो या नहीं? बेटा आप पूरे 13,500 और 13,500 का क्रेडिट ले चुके थे, एंड दिस 13,500 इंक्लूड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 2 लैपटॉप्स। मतलब इन दोनों लैपटॉप्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो। पक्का? तीनों शर्तें बेटा बताओ सेटिस्फाई हुई या नहीं? हुई ना। और सुनो चौथी शर्त जो बेटा कॉमन है, कॉमन है, और वो क्या है? चौथी शर्त जो कॉमन है बेटा, देयर मस्ट बी नो कंसिडरेशन। चौथी शर्त तो कॉमन है ना बेटा, ये तो सारे पॉइंट्स में कॉमन रहेगी, जितने भी ये 4 एक्टिविटीज करेंगे ना सब में कॉमन है, नो कंसिडरेशन। तो पहले बताओ चारों शर्तें सेटिस्फाई हुई या नहीं? बिल्कुल। कौन कौन सी थी बेटा? पहला,
बिजनेस असेट्स होने चाहिए, बिजनेस असेट्स का ट्रांसफर या डिस्पोजल होना चाहिए, और वो ट्रांसफर और डिस्पोजल बेटा परमानेंट होना चाहिए, है ना। और तीसरी शर्त, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन रहेगी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो। ले चुका हूं मैं तो पूरे 13,500 का ले लिया ना बेटा, पूरे 13,500 का क्रेडिट ले लिया, एंड दिस 13,500 इंक्लूड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज टू लैपटॉप्स ऑल्सो। तो मैं तो इन दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका हूं। तो बेटा एक बात बताओ, सारी शर्तें सेटिस्फाई हुई या नहीं? बिल्कुल बेटा, सारी शर्तें आपकी सेटिस्फाई हो गई। और बेटा क्योंकि चारों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो बच्चे इन दोनों ट्रांजैक्शंस को क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज सी। और सप्लाई है तो बेटा इन पे क्या आएगा? जीएसटी आएगा। ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी बेटा इस पे क्या आएगा? जीएसटी आएगा। आपको सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा। शर्तें क्लियर हुई? पहला, बिजनेस असेट्स होने चाहिए, स्टॉक इज अ बिजनेस असेट। दूसरा, बिजनेस असेट्स का ट्रांसफर किया हो या डिस्पोजल किया हो, और वो ट्रांसफर डिस्पोजल परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट है बेटा। तीसरा, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन रहेगा चारों एक्टिविटीज में, नो कंसिडरेशन। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो। ले चुका हूं ना, तो बेटा इसको, इन दोनों को क्या माना जाएगा? सप्लाई। और सप्लाई है तो क्या आएगा बेटा? जीएसटी आएगा। बेटा मैं अब थोड़ा सा सम अप कर देता हूं आपको, कंफ्यूजन ताकि आपको ना हो। बेटा वैसे तो ना रूल ये है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, अब इससे आपको ना काफी हद तक आपको याद करने में आसानी होगी। वैसे तो बेटा ये रूल है, अगर कंसिडरेशन नहीं होता है ना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, जनरल रूल ये है, अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो बेटा जीएसटी नहीं आता है, क्योंकि जीएसटी तो कंसिडरेशन पे लगता है। अब जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी कैसा, है ना भाई? जीएसटी किस पे लगता है? कंसिडरेशन पे। जब कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी कैसा? तो जनरल रूल तो ये है, इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो जीएसटी। लेकिन बेटा इस केस में सोचने वाली बात यह है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो सुनो, वो लिखना मत चाहे, बस बात समझना। गवर्नमेंट ने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम सिर्फ दो लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं बेटा, मैं सिर्फ उन दो लैपटॉप्स की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या दो पहलू? अगर आपने इन दो लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो बेटा इन दो लैपटॉप्स पे आउटपुट टैक्स आएगा, मतलब सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी आ जाएगा बेटा। लेकिन लेकिन अगर आपने इन दो लैपटॉप्स का अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, फिर बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फिर इस पे आउटपुट टैक्स नहीं आएगा। तो लॉजिक भी समझ आता है ना? अगर तो आप दो लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हो तो आपको आउटपुट टैक्स देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने दो लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो आउटपुट टैक्स भी मत दो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो आउटपुट टैक्स भी देना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो आउटपुट टैक्स भी मत लो, मतलब इसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो अगर आउटपुट टैक्स ले रहे हो तो मतलब क्या? सप्लाई माना जा रहा है। और अगर आउटपुट टैक्स नहीं ले रहे हो मतलब उसे सप्लाई माना नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा ना हर सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो मत दो आउटपुट टैक्स। किसने कहा है?
बेटा क्लियर हुआ सबको? तो जनरल रूल तो बेटा ये है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है ना तो बेटा जीएसटी नहीं आता है, लेकिन अगर आप उन लैपटॉप्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो तो ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, बट फिर भी उस पे क्या आएगा बेटा? जीएसटी आएगा, उस पे आउटपुट टैक्स आएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो आउटपुट टैक्स भी देना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तो आउटपुट टैक्स भी मत दो। लो बेटा, ये आपका क्लॉज ए की फर्स्ट एक्टिविटी हमारी बेटा कंप्लीट हो गई। कॉपी कर लो बेटा। चलो, इस लेक्चर में बेटा इतना ही करवा रहा हूं, आज के लिए बहुत है। जितना आज हमने डिस्कस करा बेटा जरूर पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स।